welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivational speaker, leadership consultant and a CEO coach. आज का टॉपिक है how to expand your business exponentially. How to expand your business exponentially. Incrementally नहीं, exponentially. एक होता है बिजनेस के अंदर एडिशन और एक होता है बिजनेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन. एडिशन का मतलब है 100 रुपए का काम किया और आपने 10 रुपया ऐड किया अगले साल, 20 रुपया ऐड किया अगले साल, यानी कि 10% ग्रो किया आपने. लेकिन एक्सपोनेंशियली एडिशन से नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन से होता है. जब रेज टू द पावर 2 आ जाता है मिनिमम, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल. आपका धंधा डबल क्वाड्रुपल कैसे हो जाए वो महत्वपूर्ण है. 100 रुपए का 120, 140, 160, 180 हो जाए, आज उसकी बात नहीं कर रहा. 100 रुपए का धंधा आपका 200 का, 400 का, 800 का कैसे हो जाए, आज मैं उसकी बात कर रहा हूं. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एडिशन का मतलब है इंक्रीमेंटल, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है एक्सपोनेंशियल. एडिशन हो सकता है 10 या 20% या 30%, एक्सपोनेंशियल होगा 100%, 200%, 300%. यहां पे थोड़ा बिजनेस जुड़ेगा, यहां अचानक बिजनेस डबल, ट्रिपल या क्वाड्रुपल हो जाएगा. स्केलेबिलिटी का अर्थ है जिस दिन आपका धंधा आपके बिना लगातार ग्रो कर रहा हो, तब मैं मान सकता हूं कि आपका बिजनेस स्केलेबल हो गया है. लाला जी जब अपने गल्ले पे बैठना बंद कर दें और उनका धंधा फिर भी लगातार ग्रो कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाला स्केलेबल बिजनेस. लेकिन स्केलेबिलिटी से पहले सस्टेनेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. लोग स्केलेबिलिटी का ट्राई मारते हैं, लेकिन कई बार उनकी इमैच्योर डेथ हो जाती है उनकी कंपनी की, क्योंकि वो एक्सपेंशन में निकल जाते हैं, ग्रॉस मार्जिन नहीं रहा, ग्रॉस प्रॉफिट खतरे में आ गया और डेड हो गए. पहले सस्टेन करें, एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल डेवलप करें जहां आपका ग्रॉस प्रॉफिट फिक्स्ड हो जाए, जिधर आपका ग्रॉस प्रॉफिट सुरक्षित हो जाए, और उसके बाद स्केलेबिलिटी की बात करना ठीक रहता है. तो पहले सस्टेनेबिलिटी विद मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा, फिर स्केलेबिलिटी. बचे हुए प्रॉफिट से यह एक्सटर्नल फंड को फंडिंग एजेंसी के थ्रू, पीई इन्वेस्टर के थ्रू आप लगाना, वो ठीक रहेगा. काफी व्यापारी गलती क्या करते हैं, वो पहले को यानी कि सस्टेनेबिलिटी को ही खतरे में डाल देते हैं. इसीलिए मैंने बोला अभी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल. रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल का अर्थ क्या हुआ, कुछ कस्टमर बेस आपका फिक्स होना चाहिए, जहां से रिकरिंग मतलब बार बार फिक्स रेवेन्यू जरूर आता रहे. नेवर लीव द श्योर फॉर अनश्योर. ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, नेवर लीव द श्योर फॉर अनश्योर. इसको सुरक्षित जरूर रखिएगा. मिनिमम ग्रॉस प्रॉफिट रहना चाहिए आपका धंधे के अंदर. ग्रॉस मार्जिन खत्म हो गया तो आपके धंधे में जल्दी ही अननेचुरल सडन डेथ हो जाएगी. लगभग सारे ही बिजनेस के अंदर रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल किसी ना किसी प्रकार से संभव होता है. आपके बिजनेस को सुरक्षित करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा आपके बिजनेस के अंदर रिकरिंग मतलब बार बार आने वाला सुरक्षित रेवेन्यू मॉडल कहां से आएगा, जिससे आपका बिजनेस सस्टेन कर जाए. सस्टेनेबिलिटी के बाद स्केलेबिलिटी. विदाउट सस्टेनेबिलिटी स्केलेबिलिटी करेंगे, खतरे में पड़ सकते हैं. बहुत सारे स्टार्टअप आए, चले गए. जैसा कि आप जानते हैं, मैं फॉर्मूलाज आपको जरूर देता हूं. प्रॉफिटेबिलिटी इज एन आउटकम ऑफ प्रोडक्ट प्लस पीपल, बट स्केलेबिलिटी इज एन आउटकम ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेशन. जरा इस फॉर्मूला को ध्यान से समझते हैं. जब प्रोडक्ट और पीपल ये दोनों जुड़ जाते हैं तो प्रॉफिट आता है. जब प्रोसेस ओरिएंटेशन होता है तो स्केल अप होता है बिजनेस. आगे समझा रहा हूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा. उदाहरण के रूप में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन से हम पूछते हैं कि आपको स्केल अप करने के लिए क्या चाहिए, वो बोलते हैं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए. हम उनसे पूछते हैं धंधे को एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए, वो कहते हैं बढ़िया प्रोडक्ट होगा ना तो बिजनेस एक्सपैंड अपने आप हो जाएगा, प्रोडक्ट पे ध्यान दो. एक्चुअली बहुत बार ये बात सही नहीं है. कई बार प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होता है लेकिन फिर भी वो बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पाता. कई किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत शानदार किताबें थी, लेकिन वो किताबें कहीं पहुंच ही नहीं पाई दुनिया भर में. कई किताबें मैंने पढ़ी जो बिल्कुल बोगस थी, लेकिन दुनिया के हर बुक स्टॉल पे, हर बुक स्टोर पे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह मिल रही हैं. अच्छी ना होने के बावजूद भी वो किताब बहुत बिकी, क्योंकि वो किताब के पीछे बैक एंड ऑपरेशन प्रोसेस का बहुत बढ़िया था. वो किताब स्केल अप हो गई. लेकिन अगर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हो, अगर उसको स्केल ना किया जाए तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट दुनिया भर में पहुंचेगा. थोड़ा आज इसको इजी करते हैं. आप जानते हैं मैं केस स्टडी देना पसंद करता हूं, तो आज का केस स्टडी है गुप्ता बर्गर वाले वर्सेस मैकडॉनल्ड्स. गुप्ता बर्गर वाले जो हैं
मैंने नॉर्थ इंडिया में कई स्टॉल देखे, गुप्ता बर्गर वाला अमेजिंग बर्गर बना रहा है, बन को शानदार तरीके से फ्राई करता है, ऊपर टिक्की, उसके साथ में टमाटर, खीरा, थोड़ा थोड़ा कैबेज, अंदर मसाला, चाट मसाला, चटनी लगा के बर्गर को ओहो हो खाओ तो मजा आ जाएगा। गुप्ता बर्गर वाले कर दिया कमाल। अब गुप्ता बर्गर वाले का बर्गर बहुत बढ़िया है, लेकिन बिजनेस स्केल अप नहीं हो पाया। क्यों जानते हैं? उसमें दो चीज है, एक है पर्सनालिटी यानी कि पीपल, और दूसरा है प्रोडक्ट। पीपल और प्रोडक्ट दोनों बहुत बढ़िया है तो गुप्ता बर्गर वाले को प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बर्गर की कॉस्ट आ रही है 15 रुपया, बेच रहा है 30 रुपए का, 100% ग्रॉस मार्जिन। कमाल हो गया। गुप्ता बर्गर वाला हो सकता है बढ़िया नोट कमा जाए। पर दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड अपने बर्गर के टेस्ट के कारण नहीं जाना जाता। मैकडॉनल्ड की पहचान इसलिए नहीं है क्योंकि वो दुनिया के बढ़िया बर्गर बना रहे हैं। मैकडॉनल्ड की पहचान इस बात पे है कि आज वो दुनिया भर में दे हैव सोल्ड मोर देन 1 बिलियन ऑफ बर्गर्स। मैकडॉनल्ड की पहचान इस बात पे है, उनके प्रोसेस ओरिएंटेशन पे, उनकी स्पीड पे। आज मैकडॉनल्ड के बाहर टेक अवे पे चले जाओ, गाड़ी लगाओ, पहले विंडो पे बोल दो मुझे ये बर्गर चाहिए, अगले विंडो तक पहुंचोगे तो बर्गर आपको पकड़ा देगा। इतना स्पीड, इसको बोलते हैं प्रोसेस ओरिएंटेशन। वही बर्गर दुनिया के हर मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट पे, किसी भी देश पे आपको उसी प्रकार के टेस्ट के साथ मिल जाएगा। जिधर भी आप रह रहे हैं ना, उधर जाके गली में देखिएगा, वहां पे जो बर्गर बनाने वाला है, हो सकता है वो मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना रहा हो, तो वहां पे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। वो जो पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल आदमी है जो बर्गर बनाने में एक्सपर्ट हो चुका है, वो भी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब पीपल, इसलिए उसका प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन उसका बिजनेस कितना बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। थोड़ा बिजनेस करेगा, थोड़े बिजनेस में प्रॉफिट कमाएगा, लल्लू लाल रह जाएगा। लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला, कानपुर में हमने सुना ठग्गू लड्डू वाला, दिल्ली में हमने सुना बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर छोले भटूरे बनाता है। ये सब बड़े मास्टर लोग हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं अपनी इंडस्ट्री में। दूर दूर से दुनिया इनका बर्गर, छोला भटूरा, इनका लड्डू, इनका कचौड़ी खाने आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है? यहां पे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, पर्सन बहुत बढ़िया है। प्रोडक्ट बढ़िया होने से, पर्सन बढ़िया होने से ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, पर स्केलेबिलिटी नहीं आएगी। स्केलेबिलिटी तब तक नहीं आती जब तक, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर फ्रंट एंड ऑपरेशंस पे बहुत ध्यान दिया गया था, बैक एंड पे नहीं दिया गया। मैकडॉनल्ड्स में फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड पे बहुत ध्यान दिया गया। जो फ्रंट एंड होता है वो होता है पीपल प्लस प्रोडक्ट, और जो बैक एंड होता है वो होता है आपका प्रोसेस ओरिएंटेशन। तो जैसा कि मैंने बताया, फ्रंट एंड में पीपल और प्रोडक्ट होता है जिससे प्रॉफिट आता है, लेकिन बैक एंड के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, सिस्टम्स ऑफ एफिशिएंसीज होंगी, क्वालिटी कंट्रोल होगा, और फिजिकल टू डिजिटल जाने की क्षमता होगी। लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले में, या ठग्गू के लड्डू में, या बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर के छोले भटूरे में, इसमें क्या खास बात है? यहां पे लल्लू लाल जो है वो पर्सन है, शानदार अमेजिंग गुलाब जामुन है वो प्रोडक्ट है। लेकिन मिस क्या है? एक प्रोसेस ओरिएंटेशन मिस हो गया, जिसके कारण लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला हल्दीराम नहीं बन पाया, या बीकानेर वाला नहीं बन पाया। इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है, एंटरप्रेन्योर इंडिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा फर्क है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर जो अमेरिकन और यूरोपियन एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस में आते ही स्केलेबल प्रोसेस की बात सोचता है, वो बहुत दूर तक देखता है, वो बड़ी कमाई पर नजर रखता है। लेकिन इंडियन एंटरप्रेन्योर चवन्नी लाल रह जाता है और चवन्नी बचाने में फोकस करता है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बिजनेस खोलते ही लाइसेंसिंग फी पे बात करेगा, सर्टिफिकेशन बॉडीज के साथ अपने प्रोडक्ट को सर्टिफाई कराएगा, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेगा, पेटेंटिंग की बात करेगा, रॉयल्टी की बात करेगा। इंडियन एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कंपटीशन बहुत है, अगर कैश का धंधा करूंगा तो ही मार्जिन से बचा पाऊंगा, अगर मैं भी वाइट का पक्के का काम करने लग गया तो मार्जिन ही खत्म हो जाएगा, मार्केट से कंपीट नहीं कर पाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। उसकी सोच, इससे बाहर निकलने के लिए उसने कभी सोचा ही नहीं, इसीलिए आइडिया आया ही नहीं, उसने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए कभी एग्जीक्यूट भी नहीं किया। दुनिया के बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जो एक गैराज से या छोटे से कमरे से या मामूली झोपड़ी से चालू हुए, लेकिन आज बड़े ग्लोबल कंग्लोमरेट बन गए। उसके लिए शुरुआत क्या करना है? स्केलेबल प्रोसेस आपको ढूंढना है। एंटरप्रेन्योर गलती क्या करता है? वो अपने धंधे में हर एक चीज को स्केल अप करना चाहता है। हर चीज स्केल अप नहीं होती है, आपको ढूंढना पड़ेगा आपके धंधे में क्या स्केल अप होगा। एक्चुअली मेरा जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, उसके कुछ वीडियोस बना के मैं पब्लिक में फ्री देने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो लाइव वर्कशॉप है, इसमें हम आपके धंधे पे चर्चा करते हैं, डिस्कस आपके साथ क्वेश्चन आंसर करते हैं कि आपके धंधे में क्या स्केल अप हो सकता है, किस चीज को स्केलेबिलिटी में लेके जाएंगे, आगे चल के बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। हार्ले डेविडसन एक छोटे से गैराज में 1901
1901 में चालू करी गई थी। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड को भी एक छोटे गैराज से ही शुरू किया था। जेफ बेजोस की अमेज़न भी 1994 में छोटे गैराज से शुरू हुई। बिल ह्यूलेट और डेव पैकर्ड ने मिलकर 1939 में ह्यूलेट पैकर्ड की शुरुआत बहुत छोटे से करी थी। आज कैलिफोर्निया के उस स्थान को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। 98 में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने मिलकर के कैलिफोर्निया में गूगल स्टार्ट किया था। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड ने भी कैलिफोर्निया में 1976 में एप्पल की शुरुआत एक बहुत छोटे गैराज से करी। रिगली, द कॉफी बीन एंड टी लीफ और वॉलमार्ट, इनकी शुरुआत भी बहुत छोटे से हुई। एक्चुअली मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। अभी एक माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण चर्चा करते हैं। बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी। 1981 में उनको पहला बड़ा प्रोजेक्ट आईबीएम के द्वारा मिला था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, एमएस डॉस का, जिसको वो नहीं बना पाए, पर बहुत जल्दी से उन्होंने रेडीमेड एक डॉस बाहर से खरीदा और उसके बाद उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करके आईबीएम को बेचने की कोशिश करी। आईबीएम एक बार्गेन करके फिक्स प्राइस पे उनसे खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिल गेट्स वहीं रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आईबीएम को कन्विंस कर लिया कि मैं आपसे एक लमसम पैसा लेने की बजाय आपसे लाइसेंसिंग फी लूंगा। जितने कंप्यूटर आप बेचोगे उसमें एमएस डॉस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होगा और पर इंस्टॉलेशन आपको मुझे लाइसेंसिंग फी देनी होगी। इसके बाद आईबीएम ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जिसने कंप्यूटर बेचा उसको बिल गेट्स ने लाइसेंसिंग फी चार्ज करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जनरेट किया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने नेक्स्ट लेवल पे चली गई। ढूंढिए आपके बिजनेस के अंदर क्या स्केल अप किया जा सकता है। कॉलेज टाइम पे एक छोटे से गैराज से हार्वर्ड की पढ़ाई को छोड़ के आज बिल गेट्स ने मोनोपोली जनरेट कर ली है अपनी माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर। एक्चुअली थोड़े दिन पहले YouTube के नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे एक वीडियो में किसी ने कमेंट में कुछ 2-3 लोगों ने लिखा कि क्या डॉक्टर बिंद्रा ये पॉसिबल है क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट के इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की कुछ एग्जांपल दें जिससे हमारा अंडरस्टैंडिंग और खुल सके, बढ़ सके। तो मैं सोचा आज चर्चा करूं अरविंद आई केयर हॉस्पिटल, जिसने तूफान ला दिया पूरी दुनिया के अंदर। आई केयर हॉस्पिटल्स के अंदर इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आई केयर हॉस्पिटल चेन सीरीज जो उन्होंने चालू करी। डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी ये बड़े रेवोल्यूशनरी आदमी निकले। आज दुनिया भर में इन्होंने जो आई केयर के अंदर रेवोल्यूशन ला दिया, नेत्रहीन व्यक्ति को आंख की रोशनी देने के मिशन के साथ एक मिशनरी स्पिरिट पे पूरी दुनिया में इन्होंने धंधे को फैलाया। इनकी केस स्टडी तो ऐसी है जिससे आज हार्वर्ड भी इनकी केस स्टडी को बेच बेच के पैसा कमा रहा है। यूएस के अंदर आंख के जिस ऑपरेशन के लिए $1800 उस समय चार्ज किया जाता था, तब उस समय गोविंदप्पा वेंकट स्वामी ने उसको $10 के अंदर उपलब्ध कराया उस सेवा को। और कहां $1800 और कहां $10। इसको बोलते हैं अरविंद आई केयर हॉस्पिटल ने मॉडल को इतना स्केलेबल किया। इन्होंने देखा सबसे ज्यादा नेत्रहीन लोग पूरे पृथ्वी पे हिंदुस्तान में ही हैं, यही इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी और उसके बाद इसी मॉडल को ये एशिया में, पूरे एशिया में फैलाया, अफ्रीका लेके गए और अमेरिकन उस कॉन्टिनेंट में, अमेरिका के, साउथ अमेरिका के, जहां लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी और धन की कमी थी। देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी ने सर्विसेज को सस्ता कर दिया तो फिर कैसा कमाया, मैं अभी आपको शेयर करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी का एक नियम है कि हम रेट इस बात पे नहीं निर्धारित करेंगे कि सर्जरी में खर्चा कितना आता है, बोले हम रेट इस बात पे निर्धारित करेंगे कि सामने वाले की पैसा देने की क्षमता कितनी है। अरविंद आई केयर हॉस्पिटल्स ने क्या किया, 70% ऑपरेशन जितने भी करते हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और बाकी 30% ऑपरेशन जो करते हैं उसको भी सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे करते हैं। और बावजूद इतना 30% को सस्ते में करना, 70% को फ्री करना, देखने में लगेगा इतना खर्चा और आमदनी कुछ हो ही नहीं रही तो कंपनी लॉस में जा रही होगी। आप बुद्धि चकरा जाएगी व्यक्ति की। टोटल ग्रुप आज भी 40% के नेट मार्जिन पे चल रहा है, उनका इबिट्टा 40% से ज्यादा है। साधारण भाषा में इबिट्टा का अर्थ हुआ जो उनका प्रॉफिट है आज 40% से ज्यादा है। किसी धंधे में इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता क्योंकि उन्होंने बिजनेस को स्केल अप किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कमरे में बैठ के लिमिटेड ऑपरेशन करूंगा और मैं उसमें ज्यादा कमा लूंगा। स्केलेबिलिटी का पहला रूल है सोच होनी चाहिए क्रांतिकारी और बहुत बड़ी। समझिए, दोबारा बोल रहा हूं, स्केलेबिलिटी का
पहला रूल है, आपकी सोच क्रांतिकारी रूप से बहुत बड़ी होनी चाहिए। जितना बड़ा सोचेंगे उतने सही आइडियाज आएंगे कि किस चीज को आप स्केल अप कर सकते हैं। ये जो प्लस 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 करके सोचेंगे ना, आइडिया आएगा ही नहीं। आइडिया क्या आएगा? आप अपनी एग्जिस्टिंग चीजों को ठीक करेंगे। लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन पे सोचेंगे तो आइडियाज बहुत बड़े आएंगे। 13 बेड के अस्पताल से अरविंद केयर आई हॉस्पिटल इस समय दुनिया की सबसे बड़ी चेन बन चुका है। इतिहास क्रांति लाके रच दिया। प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचा। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह मैकडॉनल्ड अपने बेस्ट बर्गर के लिए नहीं जाना जाता, मैकडॉनल्ड जाना जाता है किस तरह वो बिलियन बर्गर बेच रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक उसी प्रकार लीडरशिप फनल प्रोग्राम में हम आजकल बहुत केस स्टडीज ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाई कर सकें। एक एंटरप्रेन्योर को शक्ति देने के लिए ये प्रोग्राम हमने डेवलप किए हैं। आप आइडेंटिफाई कर सके कि आपके बिजनेस में बड़ा एक्सपेंशन कैसे होगा। अगर आपको मौका लगता है तो ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जरूर आइए। मोबाइल नंबर पे फोन करिए और रजिस्टर करिए। ये प्रोग्राम जो 6 मंथ्स का लीडरशिप फनल है, ये मैं बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करता हूं, अभी एक होने वाला है। यू कैन कम एंड अटेंड। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, अगर आप कहीं बहुत दूर रह रहे हैं तो मैं अपने कंटेंट को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं कंटेंट को देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सबका फायदा इन फ्री वीडियो से भी होता रहे। आपके आसपास आपके कई मित्र, दोस्त, रिश्तेदार ऐसे होंगे जो आज भी लल्लू लाल एंड सन्स की तरह धंधा चला रहे हैं, जो आज भी छज्जू लाल एंड सन्स, चवन्नी लाल एंड सन्स की तरह धंधा चला रहे हैं। इच्छा रखते हैं बिलियन डॉलर बिजनेस करना, लेकिन करते हैं चवन्नी लाल एंड सन्स का बिजनेस। आप उनको ऐसे वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उनकी मदद होते रहे। और नीचे कमेंट में लिखिएगा आप किस तरह अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करिए। मुझे लगेगा कि आपकी शायद मदद हो रही है, और अगर आपकी मदद होगी तो मैं इस तरह की वीडियोस और बनाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।